आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस में जो शब्द, जो टर्म पॉलिटिकल आता है, उसके बारे में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे कि पॉलिटिकल का मतलब क्या होता है। आपका जो पेपर है उसका नाम है पॉलिटिकल थियरी। तो अगर आप पढ़ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, किसी इंटरव्यू में जाएंगे तो पूछ देगा कोई आपसे कि पॉलिटिकल का मतलब क्या होता है, राजनीतिक का मतलब क्या होता है। ये आपसे पूछा जाएगा। एग्जाम में एक सवाल आएंगे ही आएंगे। 100% आप लिख लीजिए। एक सवाल कुछ इस तरह से कि पॉलिटिकल थियरी से आप क्या समझते हैं, राजनीतिक शास्त्र से आप क्या समझते हैं, राजनीतिक सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, राजनीति से आप क्या समझते हैं, पॉलिटिक्स से आप क्या समझते हैं। ये सवाल आना ही आना है, 100% आना है। और आप पढ़ लिख के कहीं इंटरव्यू भी देने जाएंगे या मेरे तरह का भी आप टीचर बनेंगे तो आपको भी पढ़ाना पड़ेगा। तो आपके सिलेबस में जो रीडिंग लगी हुई है ये वाली, इसका जो पहला ही लेख है, पहला ही जो आर्टिकल है, वो प्रोफेसर राजीव भार्गवा, जो कि पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर थे DU में और JNU में भी, उनकी किताब एक है पॉलिटिकल थियरी, जिसको मैंने आप लोगों को पढ़ने के लिए भी कहा है। और उस किताब के बहुत सारे एसेस और आर्टिकल्स जो हैं आपके सिलेबस में भी लगे हुए हैं। तो उसमें जो पहला चैप्टर है उसका नाम है, क्या नाम है उसका, व्हाट इज पॉलिटिकल थियरी। सही है ना? राजीव भार्गवा ने जो किताब लिखी है अशोक आचार्य के साथ मिलके, पॉलिटिकल थियरी एंड इंट्रोडक्शन, इस किताब का जो पहला चैप्टर है उसका नाम क्या है, व्हाट इज पॉलिटिकल थियरी। क्या नाम है उसका, बोलिए। हाँ, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब ये हुआ, हिंदी में इसे आम जबान में कहेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है, राजनीतिक सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। तो दो इसमें टर्म है, एक है पॉलिटिकल और एक है थियरी। ठीक है ना? सो पॉलिटिकल को हिंदी में क्या कहते हैं बताइए? राजनीति। और थियरी को क्या कहते हैं? बिल्कुल सही। तो हम क्या करेंगे, एक या दो क्लास में हम इस दो टर्म को, इस दो शब्द को, हम इस दो कंसेप्ट को पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये पॉलिटिकल का मतलब क्या है, पॉलिटिकल का मतलब क्या है, राजनीति का मतलब क्या है। तो आज के क्लास में हम राजीव भार्गवा का ये जो लेख है, प्रोफेसर राजीव भार्गवा का, जो कि पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस DU में वो प्रोफेसर थे, उनका जो लेख लगा हुआ है, उसी एसेज, उसी आर्टिकल की बुनियाद पे हम कुछ बात कहेंगे। सही है? यहां तक बात समझ में आ गई? यस सर। अच्छा, क्या आप इसे दोहरा पाएंगे? मैंने क्या कहा, एक बार कोई दोहराए। कोई दोहरा सकते हैं इस बात को, मैंने क्या बोला है? बोलिए कोई भी। राजीव भार्गवा की किताब में हम पढ़ेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है। ठीक है, राजीव भार्गवा, प्रोफेसर राजीव भार्गवा की किताब है, उसी किताब का एक चैप्टर हम पढ़ेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है। और आज के क्लास में हम सिर्फ पढ़ेंगे राजनीति, यानी पॉलिटिकल का क्या मतलब है। यहां तक मामला क्लियर है? अच्छा, ठीक है। अब आइए, अब हम कुछ और बात करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि जो पॉलिटिकल है या फिर जो पॉलिटिक्स है, इसका क्या मतलब होता है ना? तो जो पॉलिटिकल होता है यानी राजनीति, किस शब्द से जुड़ा हुआ है, किससे बना हुआ है? राजनीति से जुड़ा हुआ है कि नहीं है? पॉलिटिकल जो है वो जो है पॉलिटिक्स से ही तो निकला हुआ है ना। ये बात क्लियर हो गई?
यस सर। आपने इंग्लिश ग्रामर पढ़ा होगा, नाउन से ही तो एडजेक्टिव निकलते हैं कि नहीं? यस सर। जैसे कहने का मतलब है हिस्ट्री है ना, तो इसी से तो हिस्टोरिकल बना कि नहीं बना? उसी तरह से पॉलिटिक्स से जो है क्या बना? पॉलिटिकल बना। राजनीति से बना, उसी से निकला हुआ है पॉलिटिकल। तो पॉलिटिकल जो है, सबसे पहली बात अगर कोई आपसे पूछे तो आप ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल का कोई एक फिक्स्ड मीनिंग नहीं है। पॉलिटिकल का कोई ऐसा मतलब, कोई ऐसा अर्थ जिस पे दुनिया के तमाम लोग सहमति जाहिर कर दें और कहें कि हाँ हाँ एक्सेप्टेबल, कोई दिक्कत नहीं, यही पॉलिटिकल का मीनिंग है, हाँ हाँ हमने मान लिया, हाँ हाँ बिल्कुल सही, ऐसी बातें नहीं है। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यस सर। ये इसमें विद्वानों के बीच में, स्कॉलर्स के बीच में थोड़े से मतभेद हैं। एक ही बात नहीं है कि सब उसका पॉलिटिकल का मतलब एक ही समझते हैं। पॉलिटिकल का मतलब लोग तरह तरह से समझते हैं। मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल का मतलब बहुत लोगों के लिए निगेटिव, बहुत लोगों के लिए गंदा, बहुत लोगों के लिए भ्रष्टाचार, बहुत लोगों के लिए हिंसा है। लेकिन बहुत लोगों के पॉलिटिकल का मतलब और पॉलिटिक्स का मतलब हिंसा या करप्शन नहीं है। बहुत लोगों के लिए पॉलिटिक्स का मतलब है कि हम अपनी दबी हुई आवाज को बुलंद करेंगे, हम अपने अधिकार को हासिल करेंगे, हम अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। आपने देखा होगा कि जो अमीर लोग हैं वो वोट डालने कम जाते हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं, जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं, जो पिछड़ा हैं, वो वोट देने के लिए ज्यादा जाते हैं। आपने ये भी समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि जो महिलाएं हैं, बहुत सारे चुनाव में, इलेक्शन में महिलाएं ज्यादा वोट देने जाती हैं या कम वोट देने जाती हैं? बताइए। कम वोट देने जाती है। नहीं, ज्यादा वोट देने जाती हैं। सर मतलब पिछले टाइम में महिला को इतना मना किया जाता था। वो आपकी बात सही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जब से चुनाव भारत में हो रहा है तब से महिलाएं ही ज्यादा दे रही, मैं ये नहीं कह रहा हूं। लेकिन बहुत सारे अब चुनाव में ऐसा देखा जा रहा है कि अब महिलाएं ही ज्यादा वोट डाल रही हैं मर्दों के मुकाबले में, है ना। और दलित और पिछड़े और आदिवासी और अल्पसंख्यक, वो कमजोर तबका जो समाज का है, वो ज्यादा वोट डालने जा रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि हमारी बात अगर कोई सुन सकता है, 2 ही दिन के लिए ही सुने, तो वो पॉलिटिशियन ही सुन सकते हैं, वो पॉलिटिक्स में ही उसका हल हो सकता है। इसलिए किसी के लिए राजनीति नकारात्मक चीज है और किसी के लिए राजनीतिक जो है नकारात्मक नहीं है, है ना। हक और हुकूक मांगने का वो एक जरिया है। तो मेरी बात ये है कि आप पॉलिटिकल को कभी भी एक फिक्स्ड मीनिंग नहीं देख सकते हैं। पहली बात यह है कि पॉलिटिकल का कोई एक ही मीनिंग नहीं है, एक ही अर्थ नहीं है जिस पे दुनिया के तमाम विद्वान जो हैं उस पे एग्रीमेंट और सहमति जाहिर कर दें। तब हम क्या करेंगे? तब हम कोशिश करेंगे कि हम जाने कि कितने कितने अलग अलग इसके मीनिंग्स हैं और हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि हमें पॉलिटिक्स का मतलब समझने के लिए हमें आज से हजार साल पीछे अरस्तु के जमाने में जाना होगा, एरिस्टोटल के जमाने में जाना होगा, और उनके जमाने में जाके हमें पता करना होगा कि उस जमाने में क्या पॉलिटिक्स नाम की कोई चीज थी। तो जब आप आज से तकरीबन 2000 साल पहले जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि एंशिएंट ग्रीस में, एरिस्टोटल के टाइम में, अरस्तु के टाइम में एक शब्द था जिसको हम कहते हैं पोलिस। क्या बोलते हैं उसको? हाँ, ये जो शब्द था, ये जो टर्म था, वो काफी पॉपुलर था उस जमाने में,
इसका मतलब था सिटी यानी नगर, और शहर पोलिस जो है उसका मतलब होता है नगर और शहर, दोनों तो एक ही बात हुआ ना, शहर बोलो या नगर बोलो, ठीक है। यस सर। तो हुआ क्या कि जो पॉलिटिक्स टर्म है या जो पॉलिटिकल टर्म है वो पुलिस शब्द से निकला हुआ है, पुलिस शब्द से बना हुआ है। यानी जब हम राजनीति का मतलब ढूंढने की कोशिश करते हैं तो आज से हमें 1000-2000 साल पहले अरस्तु के दौर में ग्रीस में, जो ग्रीस यहां नहीं है, ग्रीस जो है बिल्कुल यूरोप और अफ्रीका के बॉर्डर पे, वो जो है समंदर के किनारे है, आपको वहां जाना होगा और वहां उस जमाने में 2500 साल पहले आपको जाके पता करना होगा कि पॉलिटिक्स क्या है। तो हमें पता चलता है कि जो पॉलिटिक्स शब्द जो है, जो पॉलिटिकल शब्द जो है वो पोलिस POLIS उससे निकला हुआ है, जिसका मतलब होता है शहर, सिटी, ठीक है। अब जब हम सिटी कहते हैं, हम शहर कहते हैं, तो आप एक बात बताइए, एक जगह हुआ ना, शहर का क्या मतलब है? शहर में कौन रहते हैं बताइए? लोग रहते हैं, ठीक है। तो देखिए एक मीनिंग कैसे दूसरे मीनिंग से जुड़ना शुरू हो जाता है। पहले आया पुलिस, फिर आया शहर। तो शहर में, शहर एक छोटी जगह होती है कि बड़ी जगह होती है बताइए? बड़ी जगह होती है। दिल्ली शहर देखिए, है ना, एक छोर से दूसरे छोर में जाने में कई कई घंटे लग जाते हैं। आप कहां, अभी आपका घर अभी कहां है? राखी बोलिए, कहां घर है आपका? मेरा घर तो दिल्ली में ही है। दिल्ली में किस जगह पे है? किस जगह पे है? 19 द्वारका। द्वारका में है। मैं अभी आपको क्लास पढ़ा रहा हूं जेएनयू के पास से, है ना। तो जेएनयू से द्वारका जाने में तकरीबन बस से 1 घंटा लग जाएंगे कि नहीं लग जाएंगे? सर 2 घंटे। अच्छा 2 घंटे लग जाएंगे, ठीक है। 2 घंटे लगने का मतलब एक कम से कम 20 किलोमीटर है। तो 20 किलोमीटर जो शहर होगा या उससे भी बड़ा जो शहर है, तो उस शहर में एक व्यक्ति रहेगा या बहुत सारे व्यक्ति रहेंगे? बोलिए, शहर में एक इंसान रहता है कि बहुत सारे इंसान रहते हैं? बहुत सारे। कितने रहते हैं बताइए? हजारों रहते हैं? लाखों में रहते हैं। लाखों में रहते हैं, बिल्कुल सही कहा। तो आप देखिए, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। समझिए कि आप पुलिस ऑफिसर हैं, आपको एक केस दे दिया गया कि सुनो, हेलो प्रियंका, तुम पॉलिटिकल फाइल को ले लो और पता करो पॉलिटिकल फाइल का क्या मतलब होता है। तो आपने इन्वेस्टिगेशन किया, आप लाइब्रेरी में गई, तो आपको पता चला कि जो पॉलिटिकल जो है पॉलिटिक्स से बना हुआ है, और पॉलिटिक्स जो है वो पुलिस से बना हुआ है। और पुलिस जो शब्द है ये जो है एंशिएंट ग्रीस में बहुत ही पॉपुलर था। एंशिएंट ग्रीस एरिस्टोटल के जमाने में जब जाएंगे तो 2000 से 2500 साल पहले चलेंगे, और जब हम पुलिस का मतलब पता करते हैं तो पता चलता है सिटी यानी शहर। फिर आपको आगे क्या पता चलता है कि शहर जो है एक बड़ी जगह होती है, और शहर जो होता है वो सबके रहने का घर होता है, या एक इंसान के रहने का घर होता है, या सबके रहने का घर होता है बताइए? सबके रहने का। बिल्कुल सही। तो कमरा एक व्यक्ति का, घर एक फैमिली के बहुत सारे मेंबर्स का, और सिटी बहुत सारे लोगों का घर हो जाता है। बिल्कुल सही। तो आप देखिए कैसे मीनिंग खोलना शुरू हो गया। प्रियंका को बहुत सारे केस मिलने लगे। पहला क्या? पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल, पुलिस, सिटी, कॉमन प्लेस, बिग प्लेस, पीपल, जनता, समुदाय, लोग। इतने शब्द आ गए कि नहीं आ गए? बोलिए। यस सर, यस सर। इतने शब्द ने आपने इन्वेस्टिगेशन कर लिया कि जब हम पॉलिटिकल की बात करते हैं तो क्या क्या आते हैं? शहर, लोग, जनता। तो जब शहर आ जाएंगे तो शहर का मतलब आप जो है सिर्फ उस सेंस में शहर मत समझिए कि दिल्ली शहर या लखनऊ शहर। शहर का यहां मतलब समझ लीजिए जहां जनता रहती है ना।
तो वो राज्य हो सकता है, वो सूबा हो सकता है, वो प्रोविंस हो सकता है, वो डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, वो पूरी दुनिया हो सकती है। समझ रहे हैं कि मेरी बात? यस सर। रहने की जगह का मतलब शहर, लेकिन आज तो शहर बहुत बड़ा हो गया है और आज तो लोग गांव में भी रह रहे हैं, जिले में भी रह रहे हैं, महानगर में भी रह रहे हैं, राजधानी में भी रह रहे हैं, और जो बड़े बड़े देश में बड़े बड़े शहर है, लंदन, न्यूयॉर्क, आपको वहां भी लोग रह रहे हैं। तो हमारा मतलब यह है कि जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो इसका मतलब आता है जनता। क्या आता है उसका मतलब? जनता। समुदाय यानी कम्युनिटी। और क्या आएगा? पीपल। पीपल का मतलब क्या? लोग, है ना। और इसी से जुड़ा हुआ शब्द आ जाएगा पब्लिक। पब्लिक है, ये सब जानती हैं, ठीक है ना। पब्लिक का मतलब हो गया जनता, ठीक है। यस सर। यहां तक बात क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब आगे आते हैं। आगे देखिए, आगे है कि जब हम पॉलिटिकल की बात कहते हैं तो इससे हमारे दिमाग में जो इमेज पैदा होता है उसका वो क्या है कि शहर की जिंदगी कैसी है, लोगों की जिंदगी कैसी है और लोग क्या करते हैं, लोग अपने डिसीजन कैसे लेते हैं। यानी पॉलिटिकल का मतलब होता है हाउ टू लिव विद इन कम्युनिटी, हाउ टू टेक डिसीजन, हाउ टू टेक कलेक्टिव डिसीजन, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेस, हाउ टू लीड गुड लाइफ। यानी जब हम पॉलिटिकल की बात करते हैं तो बात होती है जनता, लोग, समुदाय, पीपल, पब्लिक, सामूहिक फैसले कैसे लिया जाए, नीतियां कैसी बनाई जाए और संसाधनों का बंटवारा कैसे किया जाए और एक बेहतर जिंदगी कैसे जिया जाए। अब संसाधनों का बंटवारा का मतलब यह हुआ, आप एक बात बताइए, अगर गेहूं कहां निकलता है, खेत में उपजता है कि नहीं गेहूं? यस सर। यस तो सर। अगर मान लीजिए कि गेहूं का एक बहुत बड़ा फील्ड है और वहां पे गेहूं मान लीजिए कि 1 क्विंटल निकला, 100 केजी, तो जो गेहूं जो उगाने वाला मजदूर है और जो जमीन का मालिक है, तो कितना गेहूं जमीन के मालिक को मिलना चाहिए और कितना गेहूं मजदूर को मिलना चाहिए, बताइए। सर दोनों को बराबर मिलना चाहिए। दोनों को। राखी का कहना है कि अगर 100 किलो गेहूं है और मजदूर ने मजदूरी की है और मकान और जो जमीन का मालिक है उसकी जमीन है, तो 50 किलो गेहूं जमीन के मालिक को दे देना चाहिए और 50 किलो गेहूं मजदूर को दे देना चाहिए। राखी आपका यही कहना है ना? यस सर। अच्छा, कोई दूसरे बताएं, दूसरे लोग बताएं कितना गेहूं, प्रियंका कितना गेहूं देना चाहिए मजदूर को, कितना देना चाहिए मालिक को? सर मजदूर को तो ज्यादा मिलना चाहिए क्योंकि उसने मेहनत करी है उस खेत में। ठीक है, कितना किलो देना चाहिए, कितना किलो देना चाहिए उसको? सर एटलीस्ट 80% तो मजदूर को जाना चाहिए। अच्छा ठीक है, तो चलिए ठीक है, तो प्रियंका के मुताबिक 80 किलो जो अनाज है वो मजदूर को जाना चाहिए और 20 किलो अनाज जो है वो जाना चाहिए मालिक को। अच्छा, और बताइए स्मिता कितना, साक्षी आप बताइए। सर अगर एक एक करके सॉरी, हाँ बोलिए। मजदूर मालिक के खेत में खेती कर रहा है हाँ। तो फिर मजदूर मालिक के पास ज्यादा जाना चाहिए, क्योंकि फिर अगर वो रेंट नहीं देता उस खेत का, मतलब अच्छा तो देता होगा ना। ठीक है, तो साक्षी कह रही हैं कि मजदूर के पास अनाज कम जाना चाहिए और मालिक के पास ज्यादा जाना चाहिए। आप सही बात है? सर नहीं, मतलब थोड़ा मजदूर के पास जाना चाहिए और मालिक के पास भी थोड़ा ज्यादा जाना चाहिए। अच्छा, मतलब मालिक के पास थोड़ा ज्यादा जाना चाहिए और मजदूर के पास कम जाना चाहिए। तो
तो देखिए इस क्लास के अंदर में अनाज का बंटवारा कैसा हो, उसमें एक राय है कि बहुत सारे राय हैं? बोलिए। बहुत सारी। तो इसका मतलब ये हो गया कि संसाधन का मतलब हुआ गेहूं, अनाज, जमीन, आम, लीची, रुपया, पैसा, जो भी चीजें हैं उसका बंटवारा कैसे हो, इसको लेके भी एक मत होते हैं कि बहुत सारे मत होते हैं? बहुत सारे। हाँ, बहुत सारे मत होते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग पॉलिटिकल एक्टिविटी करने लगे कि नहीं करने लगे? बताइए। हम लोग करने लगे। क्यों करने लगे हैं बताइए? क्योंकि सर सबके अपने अलग अलग ओपिनियंस है। बिल्कुल सही कहा, लेकिन उसको ऐसे बोलिए कि पॉलिटिकल का एक बहुत बड़ा काम ये भी है, पॉलिटिकल एक्टिविटी का, पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा सरोकार इस बात से भी है कि संसाधनों का बंटवारा कैसे हो। यानी जब आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगी तो आपका एक बहुत बड़ा टॉपिक, एक बहुत बड़ा जिंदगी का ये भी मकसद होगा कि देश के जो संसाधन है उसका बंटवारा कैसे हो, इसके बारे में भी आपको रिसर्च करना पड़ेगा, इसके बारे में भी आपकी राय होगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात? क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। कोई कह रहा है कि मजदूर को ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, कोई कह रहा है कि नहीं मालिक को ज्यादा मिलना चाहिए। तो ये चीजें भी है, ये चीजें जो है ये भी पॉलिटिकल साइंस का एक हिस्सा है, उसका एक की कंसर्न है, यानी एक फोकस है इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल साइंस का, एक विषय वस्तु है, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। यानी पॉलिटिकल साइंस में जो पॉलिटिकल है ये किन किन बातों की तरफ ध्यान देता है? ये देता है कॉमन लाइफ, गुड लाइफ, सिटी, आपका पब्लिक, कम्युनिटी और रिसोर्सेज का बंटवारा कैसे हो। ये इतना आसान नहीं है। यहां तक बात क्लियर हो गई? यस सर। अच्छा, हिसाब से किसको मिलना चाहिए ज्यादा? ये हम क्लास के बाद में बात करेंगे, ठीक है साक्षी? आप लोग आपस में बात कीजिए, आप लोग आपस में बात कीजिए, इस पे एक डिबेट होगा कि मजदूर को ज्यादा अनाज मिलना चाहिए या मालिक को मिलना चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि जो मालिक बना हुआ है जमीन का, क्या वो जमीन का मालिक क्या वो आसमान से जमीन लेके आया था? बोलिए। नो सर। तो कैसे मालिक बन गया? ये भी तो सवाल है। क्यों कुछ लोगों के पास घर होते हैं और कुछ लोगों के पास घर नहीं होते हैं? ये भी तो सवाल है। कोई क्यों हर महीने किराया देता है और कोई हर महीने किराया वसूलता है? ऐसा क्यों होता है? कोई जो है क्लास जो है, स्कूल जो है वो कार में आता है और किसी के पास बस के भी किराए नहीं होते हैं। कोई जो है वो हजारों हजार रुपए के कपड़े पहनता है और कोई जो है फटा कपड़ा भी उसके पास नहीं होता है। ऐसा क्यों है? कोई पढ़ाई बहुत आसानी से कर लेता है और कोई पैसे के बगैर पढ़ाई छोड़ देता है और उसे रिक्शा खींचना पड़ता है, उसे घर घर में जाके बर्तन धोने पड़ते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये भी राजनीति शास्त्र में आप लोग को सोचना है। आप लोगों को इस समस्याओं से जूझना है, इसका हल तलाश करना है। आपने ये सब्जेक्ट सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ा है कि आपको डिग्री मिल जाएगी, आप विद्वान कहलाए जाएंगे, बल्कि आपका काम ये भी है कि समाज के जो बड़े बड़े समस्याएं हैं उसके बारे में सोचना। आई एम करेक्ट? यस सर। यस। आप लोग क्या करेंगे? पॉलिटिकल साइंस पढ़ के डिग्री लेके निकल जाएंगे कि समाज के बारे में कुछ सोचेंगे भी? समाज के बारे में सोचेंगे। सोचेंगे ना? कौन है जो बिल्कुल नहीं सोचेगा समाज के बारे में, कहेगा अरे हमको कोई मतलब नहीं है? कोई है ऐसा इस क्लास में? नो सर। नो सर। चलिए, आप लोग बहुत मतलब लग रहा है कि आप लोग पॉलिटिकल साइंटिस्ट बन गए हैं, आज ही से बन गए आप लोग। अब मुझे आप लोगों को पढ़ाने की जरूरत नहीं है, अब आप लोग मेरे से भी ज्यादा जान चुके हैं। अच्छा, एक और चीज याद रखिए कि एंशिएंट ग्रीस में, पुराने दौर में, कदीम जमाने के ग्रीक सोसाइटी में और अरस्तु के जमाने में जो पॉलिटिक्स होता था, उस पॉलिटिक्स में जो गुलाम लोग होते थे, जो स्लेव्स होते थे,
जो एलियंस होते थे, यानी जो बाहर के लोग थे, जो ग्रीक के नहीं थे, दूर के मुल्कों के थे, और महिलाएं जो थी उनको राजनीतिक प्रक्रिया में, राजनीति में हिस्सा लेने में उनको जगह नहीं दी जाती थी, उनको बाहर रखा जाता था। तो आप बताइए, क्या आज भी हमें उसी तरह से गुलामों को, गरीबों को और महिलाओं को राजनीतिक प्रक्रिया से बाहर रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? बोलिए कि रखना चाहिए। सर सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। लेकिन कोई ये भी कह सकता है कि महिलाएं जो हैं वो जो हैं मर्दों के बराबर नहीं हैं, मर्द जो हैं वो ज्यादा समझदार हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, तो महिलाओं को ही, सिर्फ महिलाओं को नहीं मर्दों को अधिकार मिलना चाहिए। ये बात आपको सही लगती है कि ये बात आपको बकवास लगती है? बताइए। सर बिल्कुल मानना चाहिए। क्या एक एक करके बोलिए। सबको मिलना चाहिए एडवांटेज। अच्छा, प्रियंका का कहना है सबको मिलना चाहिए। अच्छा, कोई ऐसा इस क्लास में है जिसको लगता है कि लड़के जो होते हैं लड़कियों से ज्यादा मतलब समझदार होते हैं, ऐसा आपको लगता है? सर वो होते हैं, बट एट द एंड दोनों को इक्वली ट्रीट नहीं 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 नहीं, मैं किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं लोगों का मानना है कि महिलाओं से ज्यादा समझदार मर्द होते हैं। ये बात झूठ है, ये बात अफवाह है कि ये बात सही है? ये बात अफवाह है। अफवाह है, एक मिथ है। मिथ है। बहुत अच्छा। कोई किसी को लगता है कि ये बात सही है? नहीं सर। बिल्कुल आपने सही कहा। मर्द और औरत में कोई फर्क नहीं है, है ना? औरतों को जानबूझ के कहा जाता है कि उनके पास समझदारी नहीं है। इस क्यों कि ऐसा क्यों करते हैं? बताइए क्यों कहा जाता है कि उनके पास समझदारी नहीं है? आप ताकि उनको ऊपर रखा जाए, ताकि जो मर्द का लेवल है वो फीमेल से कम हो, मतलब फीमेल उनके नीचे रहे। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। क्योंकि महिलाओं के बारे में अगर आप गलत गलत प्रोपेगेंडा नहीं फैलाएंगे, गलत गलत बातें नहीं कहेंगे, तो फिर मर्द लोग जो है अपने स्वार्थ की पूर्ति नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल आपने सही कहा। इसलिए हमारा जो इंडिया का जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें मर्दों और औरतों को बराबर के अधिकार दिए गए हैं। किसी भी मामले में औरतों को मर्दों से कम अधिकार नहीं है। और हमारा देश भारत जब आजाद हुआ 1947 में, और उसके बाद जब चुनाव हुए, तो महिलाओं को बराबर के अधिकार दिए गए या कम दिए गए? बताइए। हाँ, राइट टू वोट जो है मर्दों को भी दिए गए और राइट टू वोट जो है औरतों को भी दिए गए। और इक्वालिटी है वो भी है, यानी मर्द औरत बराबर हैं। कोई किसी भी जात या धर्म का, किसी भी बिरादरी का हो, किसी भी इलाके का हो, कोई भी भाषा बोलता हो, उसका लिंग कुछ भी हो, सब बराबर हैं। इसलिए अगर हमारे और आपके पास अगर कोई व्यक्ति गैर बराबरी की बात करता है, ये कहता है कि अरे हम तो बड़े हैं, तो ये सारी बातें गलत है। अच्छा एक बात बताइए, अगर कोई यूपी वाला कहे कि यूपी वाला बहुत ही अच्छे होते हैं और बिहार वाले बहुत अच्छे नहीं होते हैं, तो क्या ये बातें संविधान के खिलाफ है और संविधान के साथ है? बताइए। बिल्कुल खिलाफ है। क्यों खिलाफ है, कोई बता सकता है? सर ये इसमें खास ये मतलब बिहार यूपी ऐसे नहीं देखने चाहिए, ह्यूमन तो ह्यूमन है। नहीं, उसको आप बोलिए कि क्षेत्र के आधार पर हमारे संविधान में भेदभाव नहीं है। क्षेत्र के आधार पर नहीं है, भाषा के आधार पर नहीं है, लिंग के आधार पर नहीं है, धर्म के आधार पर नहीं है, जात पात के आधार पर नहीं है, बिरादरी के आधार पर नहीं है। इसलिए चाहे कोई यूपी में हो, चाहे कोई बिहार में हो, चाहे कोई केरला में हो, सब नागरिकों को समान अधिकार है कि नहीं है? हाँ, तो अब आप सब लोग पॉलिटिकल साइंटिस्ट आज ही से बन चुके हैं, इसलिए अब आप घबराने की बात आप लोगों को नहीं है ना? आप अपनी बातें अब खुल के बोलिए। अच्छा, अब हम आगे पढ़ेंगे कि जब हम पॉलिटिकल की बात करते हैं, जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो कुछ बातें और हम करते हैं। क्या करते हैं? शहर की बात हो गई, लोगों की बात हो गई, जनता की बात हो गई, संसाधन की बात हो गई, कॉन्फ्लिक्ट की बात हो गई, स्वार्थ की बात हो गई, ये सब तो बात हो गई। अब आइए आगे। आगे ये है कि पॉलिटिकल साइंस जो है उसका एक बहुत बड़ा कंसर्न जो है, पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा जो कंसर्न है, एक बहुत बड़ा फोकस जो होता है,
वो होता है राज्य। क्या होता है? राज्य को हम हिंदी में कहते हैं, सॉरी, राज्य को हम अंग्रेजी में कहते हैं स्टेट। क्या बोलते हैं उसको? स्टेट। तो स्टेट और उसकी जो संस्थाएं होती हैं, स्टेट और उसका जो इंस्टीट्यूशंस होता है, उसको भी हमें पॉलिटिकल साइंस में पढ़ना होता है। क्या कोई बता सकता है कि राज्य के कौन कौन से स्टेट हैं, सॉरी राज्य के कौन कौन से इंस्टीट्यूशन हैं? कोई बता पाएगा क्लास में? राज्य के संस्थाएं कौन कौन से हैं? देखिए, जुडिशियरी, आपका मिलिट्री, आर्मी, पुलिस, ये सब जो है वो राज्य के क्या हैं? संस्थाएं हैं। क्या हैं? संस्थाएं। हाँ, तो पॉलिटिकल साइंस का एक इंपॉर्टेंट कंसर्न जो है वो राज्य के बारे में अध्ययन करना है और राज्य की जो संस्थाएं हैं उनके बारे में अध्ययन करना है। अब मैं पूछूंगा कि आप बताइए राजनीति शास्त्र में क्या क्या चीजों का अध्ययन होता है, तो क्या क्या होगा बताइए? बोलिए। जुडिशरी होती है, जुडिशियरी होती है, स्टेट होता है, कम्युनिटी होता है, पीपल होता है, लोग रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ाई होती है ना, और पावर के बारे में भी पढ़ाया जाता है। पावर, पावर का मतलब होता है शक्ति, और अथॉरिटी, अथॉरिटी का मतलब होता है सत्ता। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, पावर का मतलब आप देखिए, पावर का क्या मतलब है कि एक बात आप बताइए कि इस देश में जो अमीर लोग हैं उनकी संख्या कम है या उनकी संख्या ज्यादा है? सर हमारे स्टेट में देखा जाए तो संख्या कम है, क्योंकि यहाँ पे गरीब बहुत ज्यादा है। बिल्कुल सही कहा आपने। और रुपया और पैसा और संसाधन अमीर के पास ज्यादा है कि गरीब के पास ज्यादा है? अमीर के पास है। और सरकार अपनी नीतियां ज्यादा अमीरों के फायदे में बनाती हैं कि ज्यादा गरीबों के फायदे में बनाती हैं? सर गरीबों के फायदे में बनाते हैं। नहीं सर, गरीबों के, क्योंकि अगर उनको मिलेगी तभी तो वो लोग उनको वोट देंगे। अच्छा, ये भी बात सही है। अच्छा प्रभा, आपको क्या लग रहा है? अमीरों के। अमीरों के। चलिए इस सवाल को देखिए, ना साक्षी का सवाल कहना गलत है ना प्रभा का गलत है। मैं ये कह रहा हूं, इसको अभी हम फिर दोबारा इसके ऊपर आएंगे। तो पावर जो है, पावर, पावर जो है इसके बारे में हम पढ़ते हैं, शक्ति के बारे में पढ़ते हैं, अथॉरिटी के बारे में पढ़ते हैं। यानी जब आप जाती हैं मेट्रो स्टेशन पे और वहां क्या लिखा होता है कि आपको पीली लाइन में ही रहें, है ना, गेट पर ना झुके, गेट से दूर रहें, है ना, बच्चों का हाथ पकड़ कर रखें। तो ये कौन बोल रहा है बताइए? कौन बोलता है ये बातें? सर वहाँ के जो मतलब रूल्स हैं वो लोग बोलते हैं। हाँ, वो कहने के लिए एक लाउड स्पीकर में आवाज आती है कि पीली लाइन में बने रहें, बच्चों का हाथ पकड़ कर रखें। लेकिन ये कौन बोल रहा है? ये राज्य बोल रहा है, और राज्य की अथॉरिटी बोल रही है। क्या बोल रही है? राज्य की अथॉरिटी। हाँ, आप जब अपने कॉलेज में आती हैं और वहां पर जब आई कार्ड चेक किया जाता है कि कौन एनसीवेब का स्टूडेंट है और कौन नहीं है, तो कौन चेक करता है आपका आई कार्ड? गार्ड अंकल। गार्ड अंकल करते हैं। लेकिन गार्ड अंकल तो मजदूरी कर रहे हैं, वो बेसिकली जो अथॉरिटी है, कॉलेज की अथॉरिटी है, वो अथॉरिटी चेक करती है कि नहीं करती है? वो तो सिर्फ उसको वहां पे क्या कर रहे हैं, उसको मतलब एग्जीक्यूट कर रहे हैं। लेकिन ऑर्डर तो कहीं और से आया है ना। तो हमें सत्ता भी पढ़ना होगा पॉलिटिकल साइंस में, जिसको हम कहते हैं अथॉरिटी, और पावर भी पढ़ना होगा जिसको हम कहते हैं शक्ति। ठीक है, और हमें यह भी पढ़ना होगा कि डिसीजन कैसे लिया जाता है ना, और हमें यह भी पढ़ना पड़ेगा कि कलेक्टिव लाइफ के बारे में पढ़ना पड़ता है, यानी सामूहिक जीवन के बारे में भी हम पढ़ेंगे। चुनाव होता है, कोई पार्टी जीतती है तो एक आदमी का उसमें वोट होता है कि सबका वोट होता है? बताइए। सबका वोट होता है। अब मान लीजिए कि पार्टी ए है, वो अभी सत्ता में है,
और पार्टी बी अगर चुनाव जीत के आएगी सत्ता में, तो पार्टी बी को जनता ने वोट दिया है, तो बहुत लोगों ने वोट दिया है कि सिर्फ एक व्यक्ति ने वोट दिया है? बहुत लोग नहीं। हाँ, तो आपने नेताओं को सुना होगा इलेक्शंस के दौरान कि हम चुनाव हार गए, मगर जनता ने जो मैंडेट दिया, जनता ने जो फैसला किया, हम उसको स्वीकार करते हैं और हम जनता के फैसले के मुताबिक हम अपना काम करेंगे आगे, है ना। और दूसरी तरफ जो पार्टी जीत जाती है वो कहती है कि मैं जनता का अभिवादन करता हूं, जनता का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमें इतना बड़ा मत दिया, हमें जीताया। तो आपको ये जो है वोट लोगों ने जो दिया, जो लोगों ने जिताया, तो एक व्यक्ति ने जिताया कि बहुत लोगों ने जिताया? बहुत लोग। हाँ, तो पॉलिटिक्स में हम हमेशा जो कलेक्टिव, उसके बारे में भी हम अध्ययन करते हैं, समझ गए? यस सर। हाँ, तो यहां तक बात आप लोगों को हो गई क्लियर? यस सर। यस सर। अब एक चीज और ख्याल रखिए, इतिहास में चीजें बदलती रहती है, ठीक है। राजनीति की जो परिभाषा है, राजनीति के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, राजनीति में जो संस्थाएं होती हैं, जो स्टेट का जो स्ट्रक्चर होता है, वो समय के साथ बदलते रहता है। ऐसा नहीं है कि जो राज्य आज के दौर में है, यानी आधुनिक दौर में है, वही राज्य जो है अरस्तु के जमाने में था, या वही राज्य मिडिवल टाइम में था, मध्यकालीन युग में था, वो सेम नहीं था। उसमें बदलाव होते हैं कि नहीं होते हैं? बदलाव निरंतर होता है कि बदलाव एक बार हो जाता है और बदलाव रुक जाता है? क्या होता है बताइए? निरंतर होता है। तो आप किसी चीज का जब अध्ययन करेंगे तो बदलाव को भी देखेंगे, या आपको लगता है कि जो बातें पहले कह दी गई वो हमेशा के लिए सही है? सर बदलाव को। हाँ, बदलाव को भी देखना है। तो आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि एंशिएंट ग्रीस में, कदीम जमाने के जो ग्रीक सोसाइटी थी, अरस्तु जी का जो दौर था, उस दौर में महिलाओं को, स्लेव को, गुलामों को और जो बाहरी लोग थे उनको राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार नहीं था। राजनीति में वही लोग हिस्सा रहते थे जो कुलीन, जो ताकतवर, जो पैसे वाले, जो बड़े लोग थे। लेकिन हुआ ये कि आधुनिक दौर में समाज में कुछ ऐसे परिवर्तन हुए जिसकी वजह से जो गरीब, जो गुलाम, जिसको समझा जाता था पहले, जिसको कम अकल का समझा जाता था, उन लोगों ने अपनी लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़ने के बाद अपने अधिकार लिए। आप लोगों को भी मालूम है कि लोकतंत्र जब शुरू में इसका प्रयोग किया गया तो वोट देने का अधिकार सबको नहीं था। वोट देने का अधिकार उन्हीं के पास था जिनके पास पैसा था, जो लोग अमीर लोग थे। महिलाओं को, मजदूरों को, किसानों को, गरीबों को वोट देने का अधिकार नहीं था। लेकिन धीरे धीरे मजदूरों के आंदोलन ने क्या किया? अपने अधिकार लिए। क्या आपको लगता है अधिकार भीख में दिए जाते हैं या अधिकार लड़ के लिए जाते हैं? आपको क्या लगता है बताइए? हाँ, लड़के लिए जाते हैं। तो मजदूरों ने, किसानों ने आंदोलन किया, कुर्बानियां दी, सड़कों पे निकले कि हमें भी अधिकार दो, हम भी फैसला लेंगे, मेहनत कश हम हैं। तो बाद में उनको भी अधिकार मिले। तो आधुनिक दौर में पहले की तरह हम किसी को गुलाम नहीं रख सकते हैं। पहले की तरह हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम आपको वोटिंग देने के अधिकार से वंचित कर देंगे। हम ये नहीं कह सकते हैं कि महिलाओं को वोट देने की क्या जरूरत है। तो आधुनिक दौर में कम से कम वोट देने का अधिकार सबको मिला है, शहरी अधिकार सबको मिला है, यानी सारे इंसान बराबर हैं। हाँ, ये सच्चाई है कि आज भी
अमीरी गरीबी की गैर बराबरी बनी हुई है। आज भी समाज में कोई नौकर है, कोई मालिक है, किसी के पास कई कई मकान है और कोई सड़कों पे सोता है, कोई दवा बगैर मर रहा है और कोई हजारों लाखों रुपया एक दिन खर्च कर रहा है। तो आज के दौर में अमीरी गरीबी की खाई है, सामाजिक गैर बराबरी भी है। कुछ लोगों को जात पात के बुनियाद पे भेदभाव भी किया जाता है, लेकिन आधुनिक दौर में कम से कम वोट देने का अधिकार, कानून के सामने सबको बराबर माना गया है। तो आधुनिक दौर में जो पॉलिटिक्स का जो दायरा था वो बड़ा हुआ या छोटा हुआ, बताइए? बड़ा हुआ। क्यों बड़ा हुआ? क्योंकि उसमें लोगों की संख्या बढ़ी, लोगों ने अपने अधिकार लिए, और जिन लोगों को पहले राजनीतिक प्रक्रिया से बाहर रखा गया, उन्होंने भी अपने अधिकार लिए। भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, आपको पता है? बताइए। क्योंकि यहाँ लोगों का शासन है। यहाँ लोगों का शासन है तो सही है, लेकिन यहाँ पे जब लोग चुनाव में जाते हैं, जो वोटिंग करते हैं, तो वोटरों की तादाद सबसे ज्यादा है कि नहीं दुनिया में यहाँ पे? है सर। तो यही बात मैं आपको कहने जा रहा हूं कि आधुनिक दौर में पॉलिटिक्स का जो दायरा है वो और बढ़ गया, और जो वंचित तबके पहले के थे वो अपने अधिकारों को लेके बाहर आए। तो आज राजनीतिक शास्त्र का जो स्कोप है, जो दायरा है, वो पहले के राजनीतिक शास्त्र से बड़ा हुआ है या छोटा हुआ है? बड़ा हुआ है, बिल्कुल सही कहा। इसलिए अब हमें आज अगर हम राजनीतिक शास्त्र को पढ़ते हैं, पॉलिटिक्स को पढ़ते हैं, आज अगर हम पॉलिटिकल की परिभाषा जानने की कोशिश करते हैं, तो इसमें मॉडर्न स्टेट भी आता है, आधुनिक राज्य, उसकी संस्थाएं भी आते हैं, राज्य कैसे शासन करता है इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे, पावरफुल क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे, जो लोग अमीर हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, इलेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, वोट्स के बारे में पढ़ेंगे, ये सब चीजें भी हम पढ़ेंगे। तो आखिर में राजीव भार्गवा ने पॉलिटिकल का क्या डेफिनेशन दिया है वो मैं बताऊंगा आखिरी में। इसका समरी मैं आपको बता दूं। राजीव भार्गवा ने व्हाट इज पॉलिटिकल थियरी अपना जो आर्टिकल है उसमें पेज नंबर 15 में जो बुक है अशोक आचार्य और राजीव भार्गवा की जो एडिटेड किताब है, उस किताब में उन्होंने कहा है, डेफिनेशन दिया है। किसका दिया है? पॉलिटिकल का डेफिनेशन कुछ इस तरह से दिया है। क्या दिया है? व्हाट इज पॉलिटिकल, इसका उन्होंने परिभाषा कुछ ऐसा दिया है, टू समराइज द टर्म पॉलिटिकल हैज मल्टीपल मीनिंग। यानी संक्षेप में कहूं तो पॉलिटिकल के कई सारे मतलब होते हैं। पहला, कलेक्टिव पावर टू टेक डिसीजन अबाउट एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इन द कम्युनिटी। यानी जो पहला पॉलिटिकल का मतलब है ये है कि हम सामूहिक तौर से हम नीति बनाते हैं, हम फैसले करते हैं, हम एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए हम कोशिश करते हैं। ये सारे जो क्षेत्र हैं ये पॉलिटिकल के दायरे में आते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि पॉलिटिकल साइंस में या पॉलिटिक्स में हम कॉन्फ्लिक्ट, हिंसा को पढ़ते हैं, मगर हम इसके साथ साथ एथिकल इश्यूज को भी पढ़ते हैं, हम पावर के बारे में पढ़ते हैं। एथिकल इश्यूज का मतलब ये हुआ क्या होना चाहिए। मिसाल के तौर पे जब हमने क्लास में अभी कुछ देर पहले इस बात का चर्चा किया कि अगर 100 किलो गेहूं अगर खेत से निकला तो मजदूरों को कितना मिले और जमीन के मालिक को कितने मिले। कोई कह रहा है कि मजदूरों को ज्यादा मिले, कोई कह रहा है कि आप जो है उनको ज्यादा दो। किनको ज्यादा दो? मालिक को ज्यादा दो। तो ये सवाल जो है क्या होना चाहिए, क्या अच्छा है, ये भी राजनीतिक शास्त्र का एक इंपॉर्टेंट काम है, पॉलिटिकल का एक इंपॉर्टेंट डोमेन है। और ये भी पॉलिटिक्स का काम है इन चीजों पर भी फोकस करना कि समाज में हाशिए पे लोग कौन है, कौन गरीब हैं,
कौन लोगों का इस्तेहसाल हो रहा है, किनका शोषण हो रहा है, कौन 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहा है और कौन अमीर से अमीर होता जा रहा है, ये भी सवाल जो है पॉलिटिकल साइंस का हिस्सा है। इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूं कि आप एक बार फिर से ये जो है पॉलिटिकल साइंस के बारे में आप लोग जो किताब है उससे पढ़िए। आप लोग किताब को ले लीजिए, जो मैंने आपको बार बार कहा है, आपसे अनुरोध भी किया है कि आप उसको पढ़िए। और एक चीज को याद रख लीजिए कि पॉलिटिकल साइंस में हम स्टेट के बारे में पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस में हम स्टेट के डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस जो है उसमें हम बहुत सारे आपको क्लासेस के बारे में पढ़ते हैं। और इस तरह से आप देखें तो पॉलिटिकल साइंस जो है बहुत सारे चीजों के बारे में अध्ययन करता है। स्टेट का इंस्टीट्यूशन, एक बेहतर जिंदगी कैसे जिया जाए, एक अच्छी पॉलिटिक्स कैसे हो, एक अच्छी नीति कैसे हो, और समाज में कौन कौन से ऐसे वर्ग हैं, कौन कौन से ऐसे समुदाय हैं जिनके अधिकार नहीं मिल पाते हैं, कौन कौन से ऐसे समुदाय हैं जो जरूरत से ज्यादा लोगों के संसाधन अपने पास जमा किए हैं। ये सारी चीजें जो है वो पॉलिटिकल का हिस्सा हो गया, पॉलिटिकल का डेफिनेशन है, उसके अंदर में सारी चीजें आ जाती हैं। ये बातें क्लियर हुई? यस सर। यस हो गई क्लियर? अब मान लीजिए कि आप लोगों ने जो भी मेरी बातें सुनी और मान लीजिए कुछ भी दिमाग में नहीं रहा, भूल गई सब कुछ, समझ लीजिए, तो अगर कोई आपसे कहे कि पॉलिटिकल का क्या मतलब होता है तो मैं 2-3 मिनट में इसको फिर से दोहराने की कोशिश करूंगा। आप लोग इसको ध्यान से एक बार फिर से सुन लीजिए। आपको अगर एग्जाम में आएगा पॉलिटिकल का क्या मतलब होता है या राजनीति का क्या मतलब होता है, या कोई पूछ दे कि राजनीति शास्त्र में राजनीति का मतलब क्या होता है, राजनीति से तुम क्या समझते हो, तो आपको कुछ ऐसे जवाब देना है कि राजनीति का मतलब या पॉलिटिकल का कोई एक फिक्स्ड मीनिंग नहीं होता है, इसके मल्टीपल मीनिंग होते हैं। इसको लोग अलग अलग तरीके से समझता है। हम पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल के मतलब को, इसको डेफिनेशन को समझने के लिए हमें कदीम जमाने में हमको ग्रीस जाना होगा। जब अरस्तु का दौर था, उस दौर में पोलिस जो शहर था, और पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिकल जो है उसी पोलिस से निकला हुआ है। यानी पोलिस का मतलब हो गया शहर, उस शहर में लोग रहते थे, समुदाय रहता था, जनता रहती थी। तो पॉलिटिक्स का मतलब ये हुआ, पॉलिटिक्स का डेफिनेशन ये हुआ कि जब जनता मिलके बैठ के जब फैसले लेती है, नीतियां बनाती है, संसाधनों का बंटवारा करती है, ये जो चीज है ये पॉलिटिकल साइंस के अध्ययन क्षेत्र का हिस्सा बन जाता है। राज्य का अध्ययन भी करना पॉलिटिकल साइंस का क्षेत्र है, और राज्य की जो संस्थाएं हैं उसका अध्ययन करना भी पॉलिटिकल साइंस का क्षेत्र है। और संसाधनों का बंटवारा कैसे हो रहा है, किनको कितना संसाधन मिल रहा है, किसको कम मिल रहा है, कौन गरीब होते जा रहे हैं, कौन अमीर होते जा रहे हैं, किनका हक मारा जा रहा है, किनका हक नहीं मारा जा रहा है, ये सारे सवाल भी पॉलिटिकल साइंस के हिस्से हैं। एक बेहतर जिंदगी कैसे जी जाए, समाज में हिंसा क्यों होता है, समाज में एक बेहतरीन समाज क्यों नहीं पैदा हो पा रहा है, ये भी सवाल जो है ये जो है पॉलिटिकल साइंस का हिस्सा है। एक बात हमें और ध्यान रखनी चाहिए कि जो राज्य की संस्थाएं हैं या जो समाज है वो लगातार उसमें परिवर्तन होता रहा है। इसलिए हम देखेंगे कि आधुनिक दौर में जो स्टेट है उसका कैरेक्टर बदल गया, उसे हम एक मॉडर्न स्टेट के तौर पे जानते हैं। लेकिन मजदूरों किसानों की लड़ाई, वंचित तबके की लड़ाई की वजह से वो लोगों ने अपने अधिकार लिए, और आज राजनीति शास्त्र को हम बगैर लोकतंत्र चुनाव का अध्ययन किए बगैर पूरा नहीं मान सकते हैं। और इस तरह से हमें किसके साथ न्याय हो रहा है, किसके साथ न्याय नहीं हो रहा है, कौन सत्ता का दुरुपयोग कर रहा है, सत्ता क्या है, राज्य क्या है, शक्ति का कौन इस्तेमाल कर रहा है, कौन शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है, बेहतर समाज क्यों नहीं हो रहा है, लोगों के साथ भेदभाव क्यों हो रहा है, ये तमाम चीजें जो हैं इसका हम अध्ययन पॉलिटिकल साइंस में करते हैं। ये सारे चीजें जो हैं पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं।